हेलो एवरीवन, मैं हूं अदील अहमद। अब कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज जो है वो लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, फंक्शंस को करेंगे और उससे रिलेटेड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स और हाउ टू फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू कि फ़ंक्शन जो है वो वैल्यू किस तरह रिटर्न करता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। डव सी प्लस प्लस हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है हम सारा काम करते हैं, तो उसको मैंने ओपन किया है जी। ओपन कर लिया। सबसे पहले नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल में जाते हैं। यहाँ से एज़ यूजुअल जो है जी हम खुद से जो है वो कह लें कि लिखेंगे हम हैश इंक्लूड, और इसके अंदर आप लिखेंगे आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम लिख लिया आपने। आयो स्ट्रीम लिखने के बाद फिर उसके बाद आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std कोमा, फिर उसके बाद इंट मेन मेथड आ गया जी हमारा। फिर उसकी बॉडी आ गई और उसकी बॉडी के अंदर जो है जी लास्ट में हम कुछ ना कुछ रिटर्न करवाते हैं। मैं रिटर्न 0 लिखता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले इसको सेव करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 9 है, तो इसको मैं जी नाम दे देता हूँ लेक्चर नंबर 9 का। इसको सेव कर देते हैं जी। सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब इसमें देख लें कि ये बेसिक्स मैंने पहले बताया कि एक स्ट्रक्चर है जो हमको हर सूरत लिखना ही होता है, चाहे जो भी हो जाए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम देख रहे थे कि किस तरह जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, और मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने फंक्शन आज का टॉपिक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं। कि अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल में इस मेन फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि फ़ंक्शन दो तरह के होते हैं। एक बिल्ट इन होता है या लाइब्रेरी फंक्शन कह लें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके साथ ही बनाया जाता है, डेवलपर बनाता है। और एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है, प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है। जैसे मैं डिफ़ाइन करूँगा, आप जब लर्निंग करेंगे आप डिफ़ाइन करेंगे, तो उसको यूज़र डिफ़ाइन का फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ, कह लें एक लाइन होती है या कह लें एक कोड होता है जो कोई ना कोई काम करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? फंक्शन का नाम देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड यूज़ हुआ जो हम पहले लेक्चर से इसमें यूज़ करें। यहाँ पे इंट मेन उसका नाम है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसका काम क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका काम है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का स्टार्ट करना। मैंने इसको देसी एग्जांपल भी आपको कि समझने के लिए, एक इंजन का काम जो है वो मेन, अगर आपके मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं हो सकता। तो अब आज जो है वो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करना सीखेंगे कि वो किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको डिक्लेयर करके फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि फ़ंक्शन में 3 चीज़ें जो है वो कंपलसरी होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी, मैं एक छोटा सा फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। फंक्शन की मैं डेफिनेशन भी बता चुका हूँ आपको। फंक्शन के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जी। 3 इंग्रेडिएंट्स कह लें या 3 पार्ट होते हैं, जिसको एक को फंक्शन हेडर कहते हैं, फंक्शन बॉडी होती है और फंक्शन कॉल। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जी मैं फंक्शन हेडर को लिखने जा रहा हूँ। वो लिखना कहाँ पे? जिस जगह पे हमने लेक्चर नंबर 8 में मैंने बताया था स्ट्रक्चर या यूनियन को डिक्लेयर करते हैं आफ्टर हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन से पहले मैं हेडर यहाँ पे जो है वो लगाना चाहे। इसको फंक्शन हेडर भी कहते हैं, ये जो मैं डिक्लेयर करें। इसको फंक्शन बॉडी भी कहते हैं और इसको फंक्शन बॉडी नहीं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन हेडर या फंक्शन प्रोटोटाइप का नाम देते हैं। 3 नाम है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इसके साथ वॉइड लगाऊंगा और इसके साथ मैं शो लगा देता हूँ, क्योंकि हमारा सिंपल है, उसके साथ सेमीकोलन लगा देंगे। अब आपके सामने मैं ये जो चीज़ लिखी है वॉइड शो, अब वॉइड का मतलब है कि इससे मुझे कुछ फीडबैक नहीं चाहिए, मतलब कुछ रिटर्न के तौर पे वैल्यू नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इंट के साथ, मेन के साथ इंट लगाया था। इससे मुराद ये था कि मुझे इससे कुछ रिटर्न चाहिए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न 0 करवा रहा हूँ न्यूमेरिक टाइप का। अगर इसके साथ मैं इंट लगा देता तो मुझे इसको भी इस तरह का कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न करवानी चाहिए। फंक्शन जो है वो हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाता है। अब यहाँ पे जब मैंने वॉइड शो लिखा तो शो समझ लें कि एक इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन हेडर, इसी चीज़ का नाम है फंक्शन डिक्लेरेशन और इसी चीज़ का नाम है फंक्शन प्रोटोटाइप। अब 3 नाम है जी इसके, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। अब वॉइड जो है एक कीवर्ड है, शो मैंने खुद अपनी तरफ से नाम रखा है।
आप कोई भी नाम रख सकते हैं, शो रख लें, डिस्प्ले रख लें, ए रख लें, बी, जिस तरह वेरिएबल का हम कोई भी नाम रख सकते हैं, इस तरह यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन होता है। यहाँ पे इस फंक्शन या प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करने का फंक्शन हेडर का मकसद ये है कि कंपाइलर को बताना है कि भाई हम एक फंक्शन यूज़र डिफाइंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं और उस फंक्शन का नाम शो है और उसने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। इस फंक्शन प्रोटोटाइप का यहाँ तक इतना ही काम होता है। ठीक हो गया। ये होगी एक चीज़। मैंने बताया था कि फंक्शन की जो है वो 3 चीज़ें होती हैं, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी और फंक्शन कॉल। तो एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दी है। अब दूसरी चीज़ जिसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, वो मैं नीचे, या फंक्शन बॉडी कह लें, फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन बॉडी, ये मेन के बाद, ये देख लें यहाँ पे मेन क्लोज हो रहा है, इसके बाद भी लिख सकते हैं और इसके फ़ौरन बाद भी हम मेन से पहले भी बॉडी बना सकते हैं, मेन के बाद भी बना सकते हैं, या सेपरेट कोई और न्यू फाइल यहाँ से जो हम क्रिएट करते हैं उसमें भी इसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तो मैं मेन के बाद जो है वो लिख के इसकी बॉडी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ आप लिखेंगे जो आपने ऊपर डिक्लेयर की है यहाँ पे। अगर आप कॉपी भी कर लें तब भी ठीक है, अगर लेकिन लिखने से बेहतर है। लेकिन याद रखें कि उसके बाद आपने सेमीकोलन लें। एक मैं और आपको कॉन्सेप्ट की बात बता दूं कि स्टूडेंट जब किसी भी फंक्शन के बाद या किसी भी चीज़ के बाद आपने ये बॉडी बनानी है, उसकी मतलब करली ब्रेसेस लगानी है, तो कभी भी उसके यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक हो गया, जहन में रख लें। आप देख सकते हैं मेन के बाद बॉडी बनी तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आया। अब यहाँ पे इसके बाद बॉडी नहीं है तो हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा। एक देसी सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि जिसके कह लेंगे कोड के बाद बॉडी बनती है उसकी, तो उसके बाद यहाँ पे जो है हम सेमीकोलन नहीं लगाते। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ कह लें, ये डेफिनेट बात है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने क्या करवाना है कि सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि भाई हम जो है मेथड डिक्लेयर अब कर सकते हैं। सॉरी, फंक्शन मेथड एक ही चीज़ होती है जो हम जो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ आई एम फंक्शन। फंक्शन और मेथड एक ही, दो नाम है जो एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने बताया आई एम ए फंक्शन के, मैं एक फंक्शन, सिर्फ एक मैसेज है। अब देखें जी, 2 चीज़ें मैंने लिख दी। अब एक चीज़ रह गई जिसको फंक्शन कॉल कहते हैं। कॉल हमेशा जो है वो मेन मेथड के अंदर करेंगे, तुम करेंगे इसको। तो कॉल कैसे करेंगे? सिंपल, इसके साथ अब वॉइड नहीं लगाना, शो लगा देंगे, पैरेंथेसिस आ जाएगी, लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया। ये मैंने क्या कर दिया जी, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन की 3 चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं फंक्शन हेडर, ये हो गया जी फंक्शन कॉल, और इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन बॉडी या फंक्शन डेफिनेशन। ठीक होगा, ये 3 चीज़ें पूरी हो गई। अब इस चीज़ के मैंने बताया कि इंटरचेंजेबली 3 नाम लिए जाते हैं। इसको फंक्शन हेडर भी कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं और फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसी तरह ये जो नीचे मैंने फंक्शन की बॉडी बताई है, इसको फंक्शन बॉडी भी कहते हैं और फंक्शन की डेफिनेशन भी कहते हैं कि एक्चुअली उस फंक्शन ने काम क्या करना है। तो जो भी काम उसे एक्शन परफॉर्म करवाना होगा वो हमेशा हम फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखेंगे। और फंक्शन कॉल जो है, इसका मकसद ये है कि इसकी फंक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवाना, इससे काम करवाना। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई वी कॉल अ फंक्शन इनसाइड मेन, कि मेन के अंदर ही हम फंक्शन को कॉल करता हूँ। क्यों कॉल करते हैं जी? इसको अंदर कॉल करने का मकसद ये है, मैं पहले भी बता चुका कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो हमेशा मेन फंक्शन से होती है। इसीलिए मेन फंक्शन से जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो समझ लें कि ये वाला मेथड हमने मेन फंक्शन के अंदर इसका लुकमा दे दिया कि भाई जब आप एग्जीक्यूट हो गए तो ये शो वाले मेथड को भी, फंक्शन को भी आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है, चला देना है। इसीलिए जो है वो मेन मेथड के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, ताकि वो भी एग्जीक्यूट हो सके। तो जब कंट्रोल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो हमेशा फर्स्ट जो है वो टॉप से बॉटम जो है वो कंट्रोल आता है प्रोग्राम का। सबसे पहले ये लाइब्रेरीज होंगी, फिर उसके बाद ये कंपाइलर देखेगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फिर मेन मेथड जो है वो पता चलता है कि मेन मेथड, उसके अंदर जब कंट्रोल आता है तो डायरेक्टली जब शो मेथड कॉल होता है तो कंट्रोल डायरेक्टली इस ब्लॉक के ऊपर आएगा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें अंदर ये लिखा हुआ है कि शो आई एम ए फंक्शन, ये प्रिंट करवा के दोबारा कंट्रोल जहाँ से कॉल हुआ था शो के बाद रिटर्न पे जाएगा। इसके बाद जो है ये वाली फिर रिटर्न वाली कह लें कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मेथड को वैल्यू पास होगी, हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट। सेव कर दें जी, यहाँ से सेव करने के बाद इसको कंपाइल कर दें।
कंपाइल करें, अगर सक्सेसफुल हो जाता है, टाइम लिमिट आ जाती है, तो देख लें कि कंपाइलेशन टाइम 2.9 हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं, तो हमें जो है आउटपुट देखते हैं किस चीज़ का मिलता है, IMF फंक्शन। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने गाइस के IMF फंक्शन का हमें आउटपुट जो है वो मिल रहा है। तो हमने देखा कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख चुके हैं कि फंक्शन के इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो हमने इसके अंदर देख ली हैं। अब हमने आगे जो है वो फंक्शन को पैरामीटर पास करवा के देखने हैं कि फंक्शन को जो है वो हम पैरामीटर किस तरह, पैरामीटराइज्ड फंक्शन किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जी। इस फंक्शन का नाम जो है या आप शो कह लें, शो भी आप रख सकते हैं कि इसको वैल्यू पास फॉर जो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास करवाता हूँ और फिर मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल b पास करवा। जितने मर्जी आप करवा सकते हैं, सेम टाइप के करवा लें, इंट a और यहाँ पे इंट b भी कर सकते हैं, या आप कह लें फ्लोट a फ्लोट b कर सकते हैं, या इंट a फ्लोट b करैक्टर c डबल d और उसके बाद लॉन्ग डबल e, मतलब जितने मर्जी पैरामीटर आप पास करवाएं, जिस मर्जी डाटा टाइप के करवाएं, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक हो गया जी। इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड, हम फंक्शन का नाम देंगे। ठीक हो गया जी। तो पैरामीटराइज्ड मेथड हो गया। और जब आप जितने इसको पैरामीटर यहाँ पे पास करवाएंगे उतने ही पैरामीटर, कह लें कि पैरामीटर कहते हैं ये जो वेरिएबल इसके अंदर पास करें, इसको पैरामीटर का नाम देते हैं, उतने ही पैरामीटर आपको जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं मेन के अंदर प्रोवाइड कहाँ पे करने हैं, वो हमेशा आपने मेन के अंदर प्रोवाइड करने हैं, उसको सप्लाई करनी है जहाँ पे आप उस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो कॉल कहाँ पे कर रहे हैं हम, मेन फंक्शन के अंदर। ये देखिए शो लिखा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। सॉरी, एक इंटीजर टाइप का होगा x मैंने डिक्लेयर कर लिया, ठीक हो गया, और उसके साथ ही मैंने एक फ्लोट टाइप का y वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ओके, और यूज़र से जो है मैं सी आउट देता हूँ। यूज़र से इसके अंदर मैं जो वैल्यू इनपुट कराऊंगा सी आउट, और इसको मैं यूज़र से एक मैसेज प्रोवाइड करते इंटर द वैल्यू कि आप क्या करवाएं, वैल्यू जो है वो इनपुट करवाएं। लास्ट में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया जी। फिर उसके बाद यहाँ पे सी इन करवा लेते हैं। एक ही स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले x आ जाएगा, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर y आ जाएगा, और लास्ट में हम क्या सेमी कॉलन लगा देते हैं। यूज़र से हमने वैल्यू इनपुट करवानी है। अब यही वाले जो दो वेरिएबल मैंने किस लिए डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि मुझे इसको सप्लाई करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन अगर आप ये करें कि हमें कैसे पता चलेगा जी हमने इतने इसको पैरामीटर पास करवाने उसको कॉल करते हुए, तो स्टूडेंट्स जितने पैरामीटर आप इसके फंक्शन प्रोटोटाइप वाली बॉडी के अंदर प्रोवाइड सप्लाई करेंगे उतने ही आपको इसको सप्लाई करने पड़ेंगे। और किस टाइप के करवाने हैं, जिस टाइप के आपने उसके अंदर डिक्लेयर करें। फर्स्ट वाला इंटीजर टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का। इसी तरह देखें कि मैंने एक इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया मेन के अंदर, और एक मैंने फ्लोट टाइप का। नाम आप डिफरेंट रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए रखा है तो आप मेन के अंदर, क्योंकि वो उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अपने वेरिएबल हो गए, उसकी बॉडी से बाहर रहेंगे, और ये मेन के अपने हैं। ध्यान रहे कि एक बॉडी के अंदर सेम नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते स्कोप के अंदर। इस चीज को स्कोप का नाम कहते हैं। ये देखिए फंक्शन ऑफ स्कोप, मेन का ये है स्कोप ऑफ फंक्शन के, उसकी इस बॉडी ओपनिंग करली ब्रेसिस से लेके इस तक, इसके अंदर एक ही नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकते। लेकिन अब इस जो शो वाला हमारा कह लें कि फंक्शन है, इसका ये स्कोप है, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो अब जहाँ पे कॉल कहाँ पे कर रहे हैं हम, ये देखें यहाँ पे शो को कॉल करें, ये है जी कॉल हो रहा है, उसका सेम नेम था। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल मुझे प्रोवाइड करने पड़े, मैं x और कोमा लगा के y, ये जो वेरिएबल मेन के अंदर, क्योंकि यहाँ से तो यही है, तो यहाँ पे x और y नहीं जाएगा, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी ना वो जाएगी। सपोज अब यहाँ पे भी हमें वही वेरिएबल लिखने पड़ेंगे, क्योंकि डिक्लेरेशन के अंदर हमने लिखे हो, तो यहाँ भी हमें वो लिखने पड़ेंगे। इंट लिखेंगे, साथ a लगा दिया, और फ्लोट लगा के दूसरा b वेरिएबल मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। IMF फंक्शन मैं नीचे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट की, इनकी वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए जो हमने लिखा है। तो यहाँ पे जी मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखता हूँ कि वैल्यू, या कह लें कि वैल्यू ऑफ द पास्ड पैरामीटर, मतलब पास से मुराद के जो मेन से पास करवाएंगे होंगे उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर। तो सबसे पहले क्या जगह इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a कोमा और b लिखेंगे। अब अगर एक और क्वेश्चन आपके माइंड में है कि यहाँ पे तो जी हम x और y सप्लाई कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने a b लिख दिया, क्यों जी, आउटपुट करवा रहे हैं, वैल्यू तो हमने उसको दिया। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये है
कि इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू, कि वैल्यू मैंने बता रहा हूँ कि वैल्यू क्या चीज़ होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर x को मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 10, तो ये 10 वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल को नहीं जो है वो मैं नाम कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि ए और बी रैम में अलहदा से क्रिएट हुए हैं, ठीक हो गया, समझ लें आप, ए और बी जो है वो रैम में अलहदा से क्रिएट हुए हैं, और जो मेन के अंदर x और y है ये अलहदा से रैम के अंदर क्रिएट हुए। आप समझ लें कि दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल रैम में जनरेट हो गए, एक का नाम a है और एक का नाम x है। इसी तरह रैम के अंदर दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं, एक का नाम b है और एक का नाम है y। अब जब यूज़र सपोज कर ले x में 10 इंटर करवा देता है थ्रो कीबोर्ड और y में वो 20 इंटर करवा देता है, ठीक है, जहन में रख लें कि x में 10 है और y में क्या है 20 है। अब जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, कौन से फंक्शन को, शो फंक्शन को कॉल किया, तो x के अंदर जो वैल्यू थी 10 थी और y के अंदर जो वैल्यू थी 20। x की फर्स्ट पैरामीटर की जो 10 वाली वैल्यू है वो किसको मिल जाएगी, इस a को, ठीक हो गया। मतलब x मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू थी 10 वो अब a मेमोरी लोकेशन जो अलहदा से रैम में क्रिएट हुई है उसके अंदर ब्लॉक के अंदर स्टोर हो गई है। मतलब उसने क्या किया, उसकी एक कॉपी जो है वो a वेरिएबल को दे दी। इसी तरह y वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का है और उसको मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया होगा, वो क्या करेगा कि अपनी वैल्यू जो 20 उसके अंदर स्टोर करवाई है यूजर ने, वो क्या करेगा कि दूसरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल जो रैम के अंदर क्रिएट हुआ है, जो शो मेथड की बॉडी के अंदर है, वो 20 वैल्यू इसको सप्लाई कर देगा, अपनी एक कॉपी दे देगा। मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ओरिजिनल कॉपी हो नोट्स की, अगर मेरे साथ एक और मेरा स्टूडेंट दोस्त था तो मैं उसकी फोटो कॉपी करवा के उसको दे दे, तो सेम ही समझ लें मेरी कॉपी भी मेरे पास रहेगी और मैंने अपने दोस्त को भी समझ लें कि उसकी कॉपी दे दी। इसी तरह कि एक्स और वाई की वैल्यू भी अपने पास रह जाएगी और उसी की एक कॉपी जो है वो ए और बी के अंदर भी जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक हो गया। अब वो पैरामीटर जो हम फंक्शन की कॉल करते वक्त उसको प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन की कह लें कि फंक्शन कॉल के अंदर जो मेन मेथड को, तो इन पैरामीटर्स को हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। इनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी, लगा के कह लें कि एक्चुअल पैरामीटर है। ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं हमारे, और इन पैरामीटर जो हैं जो वैल्यू कैच करते हैं, रिसीव करते हैं एक्चुअल पैरामीटर से, उनको जो है हम फॉर्मल पैरामीटर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम किस चीज़ का नाम लगा देंगे इनको, फॉर्मल, कि ये जो फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक हो गया। तो जहन में रखिएगा स्टूडेंट के एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर जो वैल्यू सेंड करते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो वैल्यू सेंड करें। एक्स जो है वो यहाँ से 10 सेंड कर रहा है जो ए में अंदर आ रहा है, और y जो है वो यहाँ से क्या सेंड कर रहा है, 20 सेंड कर रहा है, वो 20 जो है वो यहाँ पे b के अंदर आ रहा है। तो जो वैल्यू भेजते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर का नाम देते हैं, और जो रिसीव करते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर का नाम देते हैं। तो ठीक हो गया। इसलिए अब a और b के अंदर भी 10 है, b के, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि x और y को तो ये वाला फंक्शन नहीं जानेगा, स्कोप ही नहीं है उसका, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन का ये है, उसको a और b को ये जानता है, और x और y जो है उसको मेन जानता है, ठीक हो गया। मेन को अपने वेरिएबल मतलब इस स्कोप के अंदर, इस करली ब्रेसिस लेके इस करली ब्रेसिस के अंदर जो x और y वेरिएबल है ये सिर्फ इनको जानता है, ये a और b को नहीं जानता। इसी तरह जो दूसरा मेथड है जिसका नाम है शो, ये अपने वेरिएबल या पैरामीटर a और b को जानता है, x और y इसके लिए पता नहीं कि क्या चीज़ है, इसको सिर्फ वैल्यू से कंसर्न है, जो इसको वैल्यू इसके अंदर पास होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है। तो सबसे पहले जिसको सेव कर दें, सेव करने के बाद यहाँ से कंपाइल कर दें, कंपाइल करके हम देखते हैं। अब हम इसको क्या कर देंगे, रन कर देते हैं। तो रन करके दिखा, कहता है कि इंटर द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मैंने 10 दे दी, ठीक हो गया, इंटर किया। अब मुझे सेकंड वैल्यू डिमांड कर रहा है, मैंने कीबोर्ड से 20 प्रेस कर दिया, फिर मैंने कीबोर्ड से इंटर का की प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर IM फंक्शन भी आउटपुट आ रहा है, वैल्यू ऑफ द पास्ट पैरामीटर 10 और 20 भी हमें उसका आउटपुट मिल रहा है कि 10 और 20 जो है वो किस तरह अपनी कह लें कि, सॉरी यहाँ पे भी हम इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। हमें 10 नहीं आउटपुट आ रहा था, 20 नहीं आ रहा था, मैंने अगेन कंपाइल किया, अगेन रन किया, तो इंटर वैल्यू मैंने 10 किया, फिर कीबोर्ड से इंटर प्रेस किया, फिर मैंने 20 प्रेस किया कीबोर्ड से, फिर मैंने कीबोर्ड से इंटर का की प्रेस किया, तो IM फंक्शन और वैल्यू ऑफ द पास्ट पैरामीटर 10 20 जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हो रहा है। तो गाइज
स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह जो है वो हमने फंक्शन पैरामीटराइज्ड फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद हमने एक्चुअल पैरामीटर को देखा और फिर उसके बाद हमने फॉर्मल पैरामीटर को देखा। अब इस चीज़ को जो है वो टॉपिक जो है वो नाम देते हैं, इसको कहते हैं जी पास बाय वैल्यू। इसको किस चीज़ का नाम देते हैं? पास बाय वैल्यू कहते हैं। वे पास बाय वैल्यू क्या कहते हैं मैं स्टूडेंट्स पहले आपको बता चुका हूँ, बार बार इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो x अपनी 10 वैल्यू a को सेंड करता है इसी को पास बाय वैल्यू कहते हैं। यहाँ से y अपनी वैल्यू जो 20 है एक्चुअल पैरामीटर y जो है वो फॉर्मल पैरामीटर b को जो 20 वैल्यू सेंड करता है उसको पास बाय वैल्यू कहते हैं कि वो अपनी एक वैल्यू सेंड करते हैं। अलहदा से मैंने बताया कि x और y अलहदा से रैम में क्रिएट हुए हैं, a और b रैम में अलहदा से क्रिएट हुए हैं। तो ये था हमारा जो पास बाय वैल्यू का मेथड। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें, जितने भी आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको करके देखें। अगर डिफ़िकल्टी आती है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मुश्किल आता है तो मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। आगे हम देखेंगे पास बाय रेफरेंस किस चीज़ को कहते हैं, कि पास बाय रेफरेंस क्या चीज़ है और उससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्या हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया गाइस आपको कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू में कुछ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि x और y रैम में अलहदा क्रिएट हुए हैं और a भी रैम में अलहदा से क्रिएट हुए हैं। आप समझ लें कि x एक अलहदा से एक कमरा है, a अलहदा से एक कमरा है। अगर मैं a कमरे के अंदर चेयर्स पड़ी हुई हैं दोनों कमरे की, इसकी मैं तरतीब क्या मैं चेंज करता हूँ कि x में ऑटोमेटिक हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ये लहदा रैम में क्रिएट हुए हैं। बताने का मैं जो चीज़ असल बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब x में पहले 10 पड़ा हुआ है, अगर मैं x में 100 असाइन करता हूँ तो a में वो असाइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि लहदा से जब तक हम उसको सप्लाई नहीं करते। अगर तो इसके अंदर आप सप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और a की भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ऊपर आप चेंज करते हैं, फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करते हैं तो फॉर्मल की नहीं होगी। अगर फॉर्मल में आपको चेंज करते हैं तो एक्चुअल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पास बाय रेफरेंस को हम देखते हैं कि पास बाय रेफरेंस क्या चीज़ है, और हम उसको इसी प्रोग्राम को जो है वो मैं आपके सामने थोड़ा सा एडिट करके दिखा दूंगा। पास बाय रेफरेंस में सिर्फ फ़र्क जो पड़ता है स्टूडेंट्स, हम इससे पहले वेरिएबल से पहले हम एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हैं। ए से पहले भी मैंने एड्रेस लगा दिया और बी से पहले भी जो है हम एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक हो गया। बाकी जो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे कोई भी चीज़ जो कह लें कि हम नहीं लगाते। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा इस फंक्शन का नाम भी चेंज करूँगा। मैं इसका नाम जो है वो स्वैप रख सकता, हमने वैल्यू को स्वैप करना, चेंज करना कि ए की वैल्यू बी में डालनी और बी की वैल्यू हमने ए में डालनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ से दो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, एक्स और वाई को दे रहे हैं स्वैप के अंदर, एक्स और वाई पास भी हो रहे हैं। यहाँ पे हमें जो है वो कह लें कि एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहाँ पे लगाएंगे हम? फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, जहाँ पे हमने ऊपर वेरिएबल में पहले जो डिक्लेयर करते थे। इसको कहते हैं जी पास बाय रेफरेंस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू की जगह पे क्या लिखूंगा? पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब स्टूडेंट्स एड्रेस होता है। एड्रेस से मुराद ये है, मैंने पहले जो एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में आपको बताया जो पास बाय वैल्यू थी कि x और y जो है वो अब x अपनी वैल्यू a को सेंड करता है और y जो है वो अपनी वैल्यू b को सेंड करता था। किसमें? पास बाय वैल्यू में। अब पास बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट x जो है वो सिर्फ अपना a को एड्रेस सेंड करता है। एड्रेस से मुराद मैं पास बाय वैल्यू में आपको बताया था कि x और y रैम में अलहदा x और y अलहदा रैम में क्रिएट होते हैं और a और b पास बाय वैल्यू में रैम में अलहदा से क्रिएट हुए थे, अलहदा मेमोरी लोकेशन थी। लेकिन पास बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता। x और y ही सिर्फ रैम में क्रिएट होते हैं जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। रैम में मतलब सिर्फ अब दो वेरिएबल, पास बाय वैल्यू में 4 वेरिएबल क्रिएट हुए थे। 2 इंटीजर टाइप के थे x और a, और 2 फ्लोट टाइप के थे y और b। अब कह लें कि पास बाय रेफरेंस के अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल रैम में क्रिएट हुए x और y। यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे शो, तो जब वैल्यू जो सप्लाई होगी a के अंदर x का एड्रेस आएगा सिर्फ, और b के अंदर जो क्या आएगा? सिर्फ y का एड्रेस आएगा, जिसको पास बाय रेफरेंस कहते हैं। अगर हम वैल्यू जो है इधर चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इधर भी चेंज हो जाएगी। लेकिन
पास बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उसमें एक्चुअल पैरामीटर लैदा से रैम में क्रिएट होते थे, फार्मल लैदा से होते, लेकिन रेफरेंस में लैदा क्रिएट नहीं होते, सिर्फ एक्चुअल पैरामीटर क्रिएट होते हैं। और फार्मल पैरामीटर में जो है के तौर पे सिर्फ इसका एड्रेस सेंड किया जाता है इन वेरिएबल का। तो आपने देखा यहाँ पे जो है वो वैल्यू पास हो रही है। अब मैंने क्या करवाना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है कह लें कि हमने स्वैप करनी है। स्वैप करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैं टेम्प के नाम से डिक्लेयर करता हूँ, ठीक हो गया। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो टेम्प वेरिएबल है उसको जो मैं वैल्यू है वो असाइन करवा देता हूँ ए की वैल्यू, ठीक हो गया। ए को साइन करवा दी। अब मैं ए को जो है वो बी की वैल्यू साइन करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद बी जो है उसको मैं वैल्यू साइन करवा देता हूँ टेम्प की। ये मैंने वैल्यू चेंज की है, कह लें कि स्वैप की है, स्वैप से मुराद यही है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि सपोज कर लें कि यहाँ पे एक्स के अंदर यूज़र ने 10 इनपुट करवाया। अब x का जो एड्रेस है a के पास आ गया, समझ लें कि a ही वैल्यू x वेरिएबल ही यहाँ पे आ गया है, a का उसने अपना एड्रेस सेंड कर दिया, ठीक हो गया। अब a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 10 है, वो 10 मैंने किस वेरिएबल को साइन करा दिया, टेम्प को दे दिया, ये टेम्परेरी वेरिएबल को, ठीक हो गया। अब 10 के टेम्परेरी में भी 10 है और a में भी 10 है। अब b के अंदर वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट करवाई थी, फ़र्ज़ करें b 20 करवाई थी, वो 20 मैंने किसको दे दिया, a को दे दिया। अब ज़रा गौर करें कि a में 20 आ चुका है और टेम्प के अंदर 10 पड़ा हुआ है। अब वो जो 10 टेम्प के अंदर पड़ा हुआ था वो हमने किसको दे दिया, b को दे दिया। तो इसी तरह जो b की वैल्यू थी a में चली गई है और a की वैल्यू जो है वो b में चली गई है, इंटरचेंज होगी। अब मैं इसी स्टेटमेंट को जो है वो फार यहाँ से कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर्सर रख के कंट्रोल V करता हूँ। तो यहाँ पे कह लें कि वैल्यू ऑफ द पास्ट पैरामीटर कह लें कि यहाँ पे आफ्टर स्वैप कर लेते हैं कि स्वैप के बाद जो वैल्यू है वो बिफोर स्वैप हो जाएगी कि उसमें यूज़र ने पहले कौन सी वैल्यू दी और बाद में कौन सी दी। तो सेव कर दें जी, यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ से इसको कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के बाद वह करें कि शो वाज नॉट डिक्लेयर्ड, शो से मुराद क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसका नाम चेंज किया था, स्वैप किया था इस फंक्शन का, तो नीचे हमने कहीं चेंज ही नहीं किया। तो कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें, और यहाँ पे भी आपको उसको चेंज, क्योंकि जो आपने नाम हेडर में रखा है ना वही आपको नीचे डेफिनेशन में भी और फंक्शन कॉल में भी वही रखना पड़ेगा। सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल के बाद आप इसको रन कर दें। तो आपसे वैल्यू डिमांड करा जी, फर्स्ट वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ 500, फिर मैंने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दिया, अब सेकंड वैल्यू डिमांड कर रहा है, फिर मैं अब 600 जो है वो सेकंड वैल्यू मैंने इंटर की, और फिर मैंने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर दिया। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो मुझे आउटपुट मिल रहा है उसमें लिखा हुआ है कि आई एम फंक्शन वैल्यू ऑफ द पास पैरामीटर पहले आ रहा है कि 500 और 600 जो हमने लिखा, फिर उसके बाद आ रहा है जी वैल्यू ऑफ द पास्ट पैरामीटर आफ्टर स्वैप 600 और 500, मतलब 600 जो ए में आ गया और 500 जो है बी में चला गया, वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस चीज़ को जो है वो स्टूडेंट्स गाइस दोस्तों कहते हैं कि पास बाय रेफरेंस कहते हैं कि किस तरह जो है इसमें डिफरेंस जो है वो साथ साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पास बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है और पास बाय रेफरेंस में है कि उसमें अगर मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूं थोड़ा सा, तो कि कॉल बाय वैल्यू में ये होता है कि एक्चुअल पैरामीटर अलहदा क्रिएट होते हैं मेमोरी में और फार्मल अलहदा होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर अपनी वैल्यू पास करते हैं फार्मल पैरामीटर को, एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरे नंबर पे ये होता है कि पास बाय रेफरेंस के अंदर जो है कि अब कह लें कि जो एड्रेस सेंड किया जाता है एक्चुअल पैरामीटर का फार्मल को। दूसरे नंबर पे अगर आप पास बाय वैल्यू के अंदर कोई एक्चुअल पैरामीटर में चेंजिंग करते हैं तो फार्मल पैरामीटर में चेंजिंग नहीं होती, लेकिन पास बाय रेफरेंस के अंदर आप एक्चुअल में चेंजिंग करती हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो फार्मल पैरामीटर में खुद ही हो जाती है, क्योंकि वेरिएबल एक ही जगह पर क्रिएट होते हैं पास बाय रेफरेंस के अंदर। जो पास बाय वैल्यू होती है इसमें वेरिएबल ज़्यादा मेमोरी लेता है, लेकिन पास बाय रेफरेंस में कम मेमोरी लेता है। जाहिर सी बात है, पास बाय वैल्यू में 4 वेरिएबल क्रिएट हुए थे और पास बाय रेफरेंस में जस्ट 2 वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, तो मेमोरी तो कम ही लगेगी। जो पास बाय वैल्यू है इट इज़ लेस एफिशिएंट, ये इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि मेमोरी ज़्यादा लेता है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जो पास बाय वैल्यू है वो ज़्यादा एफिशिएंट है इसके बाद। अब हम देखेंगे जी हाउ अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, एक फंक्शन वैल्यू जो है वो किस तरह रिटर्न करवाता है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट मैं इसी प्रोग्राम जो आपके सामने लिखा हुआ इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। अगर आप देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दे के आगे की तरफ ले जाता हूँ ताकि ये जो हमारे कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम्स कोड से जो है वो लैदा हो जाए, ताकि कोड जो है वो हमें इतना कम्प्लेक्स नज़र ना आए। तो ये पास बाय रेफरेंस मैंने आपको दिखाया हुआ था
अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ कि हाउ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, कि फंक्शन जो है किस तरह रिटर्न करता है वैल्यू, रिटर्न वैल्यू बाय फंक्शन। ठीक हो गया जी, रिटर्न वैल्यू बाय फंक्शन के फंक्शन वैल्यू के साथ। तो मैं इसको पास बाय वैल्यू कर लेता हूँ जी, पास बाय रेफरेंस इसमें ख़त्म कर देता हूँ। रेफरेंस के थ्रू भी हम वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को सिंपल करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको अगेन सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है वो मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो गाइस हम जो है हम देख रहे थे कि हाउ अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू के फंक्शन वैल्यू जो है वो किस तरह रिटर्न करवाता है, वैल्यू रिटर्न करवाने से बाद अब आपको थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि ये जो मैं मेन के साथ इंट लगाता हूँ वो मैंने किस मकसद के लिए लगाया था। तो ये चीज़ भी है जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी अब कि मैंने फंक्शन के साथ जो था वो रिटर्न का कीवर्ड इंट का क्यों लगाया और रिटर्न में क्यों लिखता हूँ। रिटर्न से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप फंक्शन से किस तरह की वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो वॉइड है, सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को हटाऊंगा और उसकी जगह पे मैं फ्लोट लिखता हूँ। अब मैंने जी फ्लोट क्यों लिखा, क्या मैं इंट नहीं लिख सकता था, आप ये भी क्वेश्चन करें। तो स्टूडेंट जब भी आपने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी, आपने देखना है अपने ये जो पैरामीटर इसको पास करवा रहे हैं इसके अंदर, जाहिर सी बात है इसी की वैल्यू रिटर्न होगी, या इंटीजर टाइप की होगी जो फ्लोट होगी। तो इसमें बड़ी जो डाटा टाइप थी वो फ्लोट थी। अगर मेरे पास एक फ्लोट वेरिएबल होता और एक डबल होता तो मैं इसकी रिटर्न टाइप हमेशा डबल रखता। ठीक होगा। अगर आप यहाँ पे पैरामीटर करेक्टर टाइप का पास करवा रहे हैं तो आप इसकी रिटर्न टाइप जो है वो करेक्टर रख सकते हैं। मतलब जिस तरह की आपको पता चले कि वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं वो आप इसके साथ रिटर्न। फ्लोट मैंने लिखा, वॉइड को हटा दिया। जब आप इसके साथ फ्लोट लगाएंगे तो इसकी डेफिनेशन के अंदर आपको यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न लिख के और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 10 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। मतलब कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इसको रिटर्न करवा देंगे। सेव कर दें। अब असल मकसद पूरा नहीं हुआ वैल्यू रिटर्न करवाने का। एक तो मैंने सिंपल ये चेंजिंग की है, ठीक हो गया, फ्लोट जहाँ पे वॉइड लिखा हुआ था ये स्वैप फंक्शन के अंदर। दूसरा मैंने जो फंक्शन की बॉडी थी वॉइड स्वैप, जो हमने नीचे फंक्शन डेफिनेशन थी उसके अंदर जो मैंने लिखा था, इसके बाद मैंने रिटर्न 10 लिख दिया, जिस तरह मैंने मेन के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिखते हैं और इसके साथ मैंने मेन लगाया हुआ था कि मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न दे। फंक्शन किस तरह वैल्यू रिटर्न करवाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब यहाँ से जो है वो मैंने जो वैल्यू रिटर्न करवानी, सपोज कर लें कि यहाँ से मैं वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा लेता हूँ। इस वेरिएबल जो टेम्प मैंने लिखा हुआ ना इसकी वैल्यू रिटर्न, हमेशा स्टूडेंट जहन में रखिएगा कि फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाता है। मैं कभी भी फॉर एग्जाम्पल ऐसे टेम्प साथ कोमा लगा के लिख दूँ भी ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब सिंपल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको मकसूद है कि आपने 3-4 वेरिएबल की इकट्ठी वैल्यू रिटर्न करवानी, तो आप उनको सम कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, या उनको किसी भी तरीके मैनेज करके किसी एक वेरिएबल में डालें, फिर उसके बाद जो है रिटर्न करो। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होगी ये सबसे पहले किसके पास जाएगी, इस कह लें कि फ्लोट जो फंक्शन है इसी को रिटर्न होगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होगा। अब जब आप यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी तो ये वैल्यू जाती कहाँ पे है। अब मैं पहले इसका आपको कंट्रोल बता दूं कि जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे कंपाइलर को पता चलता है कि ये एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है यूज़र डिफाइन, उसका नाम स्वैप है, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं, उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन शुरू हो जाता है, फिर 2 वैल्यू यूज़र से वो डिमांड करता है। डिमांड करने के बाद हम इसके अंदर जब वैल्यू ये पास करवा देते हैं ना, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो रिटर्न वाली एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि जैसे ये स्टेटमेंट आती फौरन कंट्रोल इस ब्लॉक के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो इंट ए वेरिएबल है, बी है, एक्स और वाई की वैल्यू इनको मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले वो प्रिंट करवाएगा आई एम फंक्शन, फिर ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, फिर वैल्यू को स्वैप करेगा चेंज करके, फिर प्रिंट करवाएगा और फिर रिटर्न टैंप करेगा। जब रिटर्न टैंप करेगा, इसमें ए की वैल्यू डाली हुई है हमने फर्स्ट पैरामीटर की, तो जब ये वैल्यू रिटर्न करवाएगा तो ये वैल्यू जिस जगह से कंट्रोल कॉल हुआ था, फंक्शन कॉल किया गया था, कॉल कहाँ पे किया गया था, इस स्वैप फंक्शन के अंदर, यहाँ पे इसको कॉल किया गया था। तो ये जो वैल्यू 10 ए की वैल्यू थी वो इस फंक्शन के अंदर रिसीव हो जाएगी, मतलब इसको रिसीव हो जाएगी। रिटर्न जो है वो इसको दे देगा, ये लो भाई फीडबैक के तौर पे आपने रिटर्न मांगा था, मैंने आपको वैल्यू दे दी। अब मैंने क्या करना है कि इस फंक्शन से वो वैल्यू लेनी है। लेने के लिए यहाँ इसी जगह पे मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसका नाम मैं एस रख देता हूँ। कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, एस रख दिया। असल में फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने का मकसद होता है कि आप जो आउटपुट इस फंक्शन की डेफिनेशन में शो करवा रहे हैं उसको अगर उसमें से कोई वेरिएबल आप मेन के अंदर आउटपुट करवाना चाहते हैं
तो आप यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देंगे और वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, जिस जगह से कंट्रोल कॉल हुआ था मेन फंक्शन के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करें, थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, जिस तरह मैंने एस डिक्लेयर किया है, और फिर एस डिक्लेयर करने के बाद फिर आप उसको वैल्यू जो है वो साइन कर। जरूरी नहीं कि आपने इसी जगह पे वेरिएबल ये डिक्लेयर करना है, आप ऊपर भी डिक्लेयर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोमा लगा के मैंने फ्लोट टाइप का एक उसी के साथ में एस डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब एस के अंदर वैल्यू आ गई। अब रिटर्न से पहले मैं यहाँ से जो है वो एस को सी आउट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखने के बाद इंसर्शन ऑपरेटर आ गया, और यहाँ पे मैं लिख डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन, जो वैल्यू है वैल्यू रिटर्न बाय स्वैप फंक्शन, उस फंक्शन का नाम लिख देंगे। ये लीजिए मैंने लिख दिया कि वैल्यू जो है वो रिटर्न बाय स्वैप फंक्शन। इसको मैं थोड़ा सा बैकेंड पे ले आता हूँ कि वैल्यू जो है वो उसने जो वैल्यू रिटर्न करवाई है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा, और उसके बाद हम किसको आउटपुट करवा देंगे, एस को, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा से बता दूं कि रिटर्न वैल्यू में जो मैंने चेंजिंग की है, एक तो यहाँ पे जो वॉइड लिखा हुआ था स्वैप फंक्शन के अंदर मैंने फ्लोट लगा दिया। फ्लोट लगाने के बाद जब यहाँ पे फ्लोट लगाएंगे तो ये डेफिनेशन में भी यहाँ पे भी फ्लोट लिखना पड़ेगा, वॉइड हटा के नीचे। ठीक हो गया, दोनों जगह चेंज कर दी। तीसरे नंबर पे मैंने क्या चेंजिंग की, मैंने बताया कि फंक्शन को जब आप साथ फ्लोट लिख सकते हैं तो उसकी बॉडी, फंक्शन की बॉडी के अंदर आपको फिर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेम्प टाइप का एक वेरिएबल है, उसको इंटीजर टाइप का था, उसको डिक्लेयर करवा दें। जरूरी नहीं कि आप टेम्प को करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बी जो वेरिएबल है उसको भी मैं रिटर्न करवा सकता हूँ, ए को भी करवा सकता हूँ, किसी भी सिंगल वेरिएबल आपने जो है सिंगल वैल्यू फंक्शन रिटर्न करवा सकता है। जब ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, वापसी होगी इस वैल्यू को बी के अंदर, समझें कि 20 पड़ा हुआ 20, तो जिस जगह से ये फंक्शन कॉल हुआ था, इस जगह से कॉल हुआ था, तो ये 20 वैल्यू जो 20 वैल्यू इस फंक्शन को मिलेगी, और यहाँ से वो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के वो वाली वैल्यू जो है वो मैं एक वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल एस फ्लोट टाइप का है जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो 20 इस फंक्शन से किसको असाइन हो जाएगी, जब वापसी जाएगी एस के अंदर आ जाएगी। और आगे मैंने एस की वैल्यू को क्या किया हुआ है, प्रिंट आउट करवाया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कर दें, यहाँ से इसको सेव कर दें, सेव करने के बाद आप इसको कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद फिर इसको आप क्या कर दें, रन कर दें। जब इसको आप रन कर देंगे वो आपसे फर्स्ट वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो मैं फर्स्ट वैल्यू 10 दे देता हूँ कीबोर्ड से। फिर मैंने कीबोर्ड से इंटर का की प्रेस किया, फिर मैं कीबोर्ड से 20 वैल्यू इंटर की और कीबोर्ड से इंटर का की प्रेस किया, तो मेरे पास जो आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है कि आई एम फंक्शन किस स्टेटमेंट का आउटपुट आ रहा है। थोड़ा सॉरी मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा दूं। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू आई एम फंक्शन इसका आउटपुट आ रहा है। फिर मेरे पास आगे लिखा हुआ है पैरामीटर्स ऑफ द वैल्यू पास्ट पैरामीटर 10 और 20, ए के अंदर ये जो 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, फिर वैल्यू चेंज होगी, चेंज होने के बाद फिर जो है वो मुझे उसका आउटपुट आ रहा है। फिर उसके बाद जो है वो आगे जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, अगर मैं दिखा दूँ स्क्रीन को जो है वो चेंज करके जो आपके पास, तो उसके लिए सिंपल हल यही है कि आप यहाँ पे एंडर लगाएं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो सारा आउटपुट एक ही जगह पर। तो यहाँ पे मैंने एंडर लगा दिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी एंडर लगा देता हूँ ताकि जो है वो कोड हमें एक, तो सेव कर दें, अगेन उसको कंपाइल कर दें, उसके बाद उसको रन कर दें। वो फर्स्ट वैल्यू डिमांड कर रहा है, मैंने 10 दे दी, कीबोर्ड से इंटर किया, फिर मैंने 20 दी, फिर कीबोर्ड से इंटर किया, तो आई एम फंक्शन आउटपुट आ रहा है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ द पास पैरामीटर 10 20, वैल्यू ऑफ द पास आफ्टर स्वैप 10 20, वैल्यू रिटर्न बाय द स्वैप पैरामीटर 10 आ रहा है। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने बी आउटपुट करवाया था, तो क्योंकि बी की वैल्यू चेंज हो चुकी थी, पहले यहाँ पे हमने जो था वो बी को 20 आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे हमने जब मैं एस को आउटपुट करवा रहा हूँ तो 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज की स्वैप कर दी थी, चेंज कर दी थी। तो गाइस देखा आपने कि हमने जो आज टॉपिक कवर किए हैं कि फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस। और आज हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा, फिर उसके बाद हमने देखा एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं, पास बाय वैल्यू को देखा, पास बाय रेफरेंस को देखा, फिर हमने देखा कि फंक्शन किस तरह वैल्यू को रिटर्न करवाता है, हमने मेन में रिटर्न करवा के मेन में उसका आउटपुट करवाया। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।